हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। तो इसी के साथ शुरू करता हूं इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ अनसॉल्व पेपर 2020 सेट 3 MX का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करवाएंगे। इससे पिछली क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा दिए। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इसी के साथ शुरू कर देता हूं, देरी ना करते हुए यहां पे लिख लेना है हल 6 का। देखिए क्या कह रहा है कि एक ठोस है बेलनाकार है। किस आकार का है? बेलनाकार है। और कह रहा है कि जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं और बेलन जो है उसकी ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि यदि बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो क्या ज्ञात करवा रहा है? तो ज्ञात करवा रहा है कि बेलन का संपूर्ण आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो ठोस बेलन का कुल आयतन ज्ञात कीजिए कि उसका कुल आयतन कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको देख लेना है। देखिए इस टाइप का आपका बेलन होगा। ये है बेलन। क्या है? ये बेलन है आपका बेलन। आप लोगों को मालूम ही होगा इस टाइप का बेलन होता है। देखिए बेलन किस टाइप का होता है? बेलन जैसे आपने कंटेनर देखा होगा जिसमें तेल ढोया जाता है, और आपने पाइप देखा होगा, पाइप नल का पाइप होता है, और जो मतलब जितने भी पाइप्स होते हैं सब बेलन के ही आकार के होते हैं। ठीक है, इसी टाइप के होते हैं जो बेलनाकार हो। मतलब कहने का मीन्स है आपने रोटी बेलने वाला बेलना भी देखा हो गया, वही बेलन वो जो होता है वो बेलन के ही आकार का होता है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके जो ये सिरे हैं यहां पर इस टाइप के ये अर्धगोले रखे हुए हैं। इस टाइप के ये क्या है? अर्धगोले रखे हुए हैं। यहां पर भी एक अर्धगोला इस टाइप का रखा हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है जो अर्धगोले सहित यानी कि अर्धगोले सहित इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई सहित यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 20 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है? और ये कह रहा है कि इसका जो व्यास है यानी बेलन का ये व्यास है, कहने का मीन्स ये व्यास है, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जब बेलन के ऊपर गोला रखा हुआ है अर्धगोला, इट मीन्स ये हो गया कि जो व्यास बेलन का हो गया वही व्यास गोले का होगा। ठीक है, जो डायामीटर जिसे इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं, यानी कि जो बेलन का व्यास होगा वही आपके अर्धगोले का भी व्यास होगा। और ये अगर माना इसका सेंटर है तो अर्धगोले का भी ये सेंटर होगा। और यदि ये पूरी दूरी 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर? त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको देख लेना है, यहां पर भी ये सेंटर हो जाएगा और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर आपको ये चीज देखनी है, अगर गोला जो होता है गोले की हर जगह से त्रिज्या सेम होती है। गोले का जो सेंटर होगा वहां से, जैसे अगर हम ये कह दें कि ये आपका कोई एक गोला है और गोले का ये सेंटर पॉइंट है, तो यहां से ये सभी दूरियां क्या होंगी? ये सारी रेडियस होंगी गोले की, और जो रेडियस होंगी वो सारी आपस में बराबर होंगी। अगर ये आर है तो सारी कितनी होंगी? आर ही होंगी। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर अगर ये कोई गोला है, इसकी ये रेडियस ये अगर त्रिज्या 7/2 है तो ए भी 7/2 होगी, ए भी 7/2 होगी, ए भी 7/2 होगी। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि अगर इसी तरह से अर्धगोला बना दें, ये कोई अर्धगोला है, इसकी ये रेडियस ये 7/2 है, तो ये यहां से यहां तक भी रेडियस होगी, ये भी 7/2 होगी। तो मेरे कहने का मीन्स ये है, अगर ये 7/2 है तो यहां से यहां तक की ये ऊंचाई कितनी होगी सर? ये भी 7/2 होगी। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो भी सर कितनी होगी? वो भी यहां से यहां तक की सर वो भी 7/2 होगी। ठीक है, तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहते थे। तो कहने का मीन्स है, अगर दो अर्धगोले रखे हुए हैं, इसका मीन्स ये हो गया कि 2 अर्धगोले बराबर एक पूरा गोला। क्या हो गया? 2 अर्धगोले हो गए, एक पूरा गोला हो गया। तो इट मीन्स ये हो गया, अगर ये पूरा एक गोला हो गया, अगर देखिए यहां पर देखनी है कि बेलन की जो संपूर्ण ऊंचाई है, अगर हम
इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालें तो कितनी निकल जाएगी सर? आधा गोला ये, आधा गोला ये, यानी कि एक गोला माइनस हो जाएगा। और सर इसकी त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर, तो इट मीन जो गोले बनेगा, गोले का जो व्यास बनेगा वो सर 7/2 ये और 7/2 ये जुड़ जाएगा, 7 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। और जो 20 से 7 घटा देंगे तो संपूर्ण बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, क्या दी गई है? ये दी गई है कि संपूर्ण बेलन की जो ऊंचाई है, संपूर्ण बेलन की ऊंचाई कितनी है? संपूर्ण बेलन की ऊंचाई है वो है सर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर आपको देख लेना है कि गोले का व्यास यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है सर? गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? यानी कि जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या है कितना? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो अर्धगोले हैं तो एक पूरा गोला बन जाएगा। पूरे गोले की ऊंचाई जो होगी, यानी कि अर्धगोले कितने हैं सर? 2 अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 2 अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो इसलिए बेलन की ऊंचाई, जो खाली बेलन होगा, जो मतलब खाली बेलन होगा, तो बेलन की ऊंचाई, इसकी त्रिज्या माइनस हो जाएगी 2 गोलों की। तो यहां पे आपको लिखना है कि बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी सर? 20 से माइनस कर देंगे 7/2 प्लस 7/2, यानी कि इस गोले की ऊंचाई प्लस इस गोले की ऊंचाई। सर ये 20 माइनस का 7 बराबर 13 सेंटीमीटर निकला। सर ये 13 सेंटीमीटर क्या है? बेलन की ऊंचाई है। क्या है ये सर? बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना यह है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन। अब आधा गोला और आधा गोला जोड़ेंगे तो पूरा एक गोला बन जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट एक गोले का आयतन जोड़ देंगे। ठीक है, पूरे एक गोले का आयतन जोड़ देंगे। तो यहां पे आपको लिखना है कि अतः बेलन का कुल आयतन, बेलन का कुल आयतन बराबर कितना हो जाएगा सर? बेलन का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस एक गोले का आयतन, क्योंकि आधा आधा गोला जोड़ेंगे तो एक ही गोला बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। तो प्लस एक गोले का आयतन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर ये जो बेलन का आयतन होता है ये πr² होता है, प्लस एक गोले का आयतन होता है सर 4/3 πr³ होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, तभी गर्दा उड़ेगा इस क्वेश्चन का, अन्यथा आप इस क्वेश्चन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो ये आपको आना ही होगा, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का, कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यहां पे आपको करना क्या था सर? करना ये था कि हम जो निकाल रहे थे वो क्या था? वो सर गोले का कुल आयतन था। तो यहां पे आपको लिखना है कि गोले का कुल आयतन बराबर, यहां पर देखिए ये πr² आया है, यहां पर 4/3 πr³ है। अगर डायरेक्ट वैल्यू आप रख दोगे कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी और 100% आप लोग गलत कर बैठोगे। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे πr² कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने अगर जैसे ही πr² कॉमन लिया, यहां पर सर h बचा, कितना बचा? ये h बचा, लिख दिया सर। यहां पे 4/3 r बता, 4/3 r, क्योंकि r की पावर 3 है, 2 चली जाएंगी, 1 बच जाएगा। तो यहां पर सर कह रहा है क्वेश्चन कि आयतन ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर आपको दे रखा है, ये दे रखा है पाइस बराबर 22/7 का यूज करके। ठीक है, तो आपको किसका यूज करना है? 22/7 का यूज करना है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना है सर? 22/7 है। त्रिज्या कितना है सर? त्रिज्या 7/2 है, 7/2। r² है तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। सर यहाँ पर ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर थी, और 4/3 r कितना है सर? 7/2 है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसे आप सॉल्व कर देंगे, 2 से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आएगा, 11 इंटू 7 यहाँ पर ये 13 बचेगा। यहाँ पर क्या कैंसिल कुछ हो रहा है सर? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या 2 दूनी 4 हो रहा है सर, तो ये 13 प्लस 7 दूनी 14/3, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर? 11 सतह 77 हो जाएगा, ये 13 प्लस इसे जब सॉल्व करोगे तो 3 चौक 12, 2.6 आएगा। कितना आएगा? 2.6 आएगा। इसे आपको ऐड कर देना है, तो 77 इंटू 13 और 4 17.6। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो 100% जो आंसर आएगा वो 680.17 cm3 सेंटीमीटर क्यू आएगा। ये क्या आएगा? ये सर आएगा वेलन का आयतन, ठीक है, वेलन का आयतन। इस तरह आपको इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देना है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में का जरूर कमेंट करना, अब गर्दा उड़ेगा क्वेश्चन नंबर खा की। ये बारी नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे इसे रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर आपको खा पढ़ लेना है कि क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि गर्दा उड़ाने के लिए क्वेश्चन ध्यान से ही पढ़ना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए आप कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर अगला क्वेश्चन है कि चित्र में यदि OA OB बराबर OCOD, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D, ठीक है। क्या दे रखा है? ये दे रखा है, देखिए ये है, ये दे रखा है। ये पॉइंट क्या है सर? ये A है, ये D है, ये O है, और ये क्या है सर? ये C है, ये B है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है सर? यहाँ पे दिया भी गया है आपको, क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है? वो ये है सर, दिया है OA इंटू OB बराबर OD इंटू OC, ये दिया दे रखा है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये कह रहा है कि जो एंगल A है ये वाला, ये इसके इक्वल होना चाहिए, एंगल A बराबर एंगल C होना चाहिए, और एंगल D एंगल B के इक्वल होना चाहिए, एंगल D बराबर एंगल B होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, यानी ये प्रूव दैट है, क्या है? प्रूव दैट है, इसे सिद्ध करना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको दे रखी है, तो इसका यूज करके आपको ये चीज निकालनी है, ये चीज सिद्ध करना है। तो इसका यूज क्या करोगे भाई? इसका मीन्स देखिए, आपको ये तो लगना ही चाहिए, क्या लगना चाहिए कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे AB और DC, जैसे मैं ये कह दूं कि ये ABDC हैं, ये क्या है? ये ABDC हैं, और जैसे ये ABDC हैं, क्या है? ABDC, ठीक है। ये क्या है? A है, ये B है, ये D है, और ये C है। अगर हम ये कह दें कि AB बराबर, ये क्या है? ये AB है, ये क्या है? AB, और ये क्या है? बराबर है DC। AB बराबर DC है, तो इसका मतलब हो गया कि जो AB रेखा की लंबाई है वो DC के बराबर है, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि ये पॉइंट O है, क्या है? O है, तो हम इस तरह से अगर कह दें कि AO इंटू OB, AO इंटू OB, ठीक है, बराबर ये कह दें कि OD इंटू OC, तो OD इंटू OC। अब भाई ये बात जो है वही तो ये बात है, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो बताइए। ये बात AB बराबर DC, AB बराबर DC, या AO इंटू OB बराबर OD इंटू OC, ये मतलब कहने का मीन्स है दोनों तरह से, चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, रेखाएं दोनों ही आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो मैं यही चीज समझाना चाहते थे कि ये रेखा जो है वो इस रेखा के बाइलिंगुअल है, यानी कि कैसा है? बाई इक्वल, यानी कि बराबर है, ठीक है। समझ में आया होगा। तो अब आपको देखना यह है कि यदि ये रेखाएं आपस में बराबर हैं तो इनका ये अनुपात, ये जो अनुपात है, जैसे अगर कोई दो बराबर यानी कि सीधी रेखाएं काटती हैं तो वो 100% आपस में समान अनुपात में ही काटेंगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपको कोई बराबर रेखाएं, जैसे ये सीधी रेखा है, ये बिल्कुल सीधी रेखा समान एंगल पे आ रही है, तो
ये क्या होगा, ये बराबर ही अनुपात में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, विभाजित करेंगी। तो यहाँ पे देखिए इसी यहीं से आप देख लीजिए क्या है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर लें कि ये OA है, OA अपान क्या कर लें, OA अपान OC, ये OC हम इधर ले आए तो अपान OC बराबर ये क्या है, ये सर है OD अपान OB, ये OD है, OD अपान OB कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो रेशियो है, जो अनुपात है वो क्या है, दोनों रेखाओं का बराबर है आपस में, ठीक है। देखिए AO अपान OC बराबर OD अपान OB, इसका मतलब यही तो हो गया कि इन्होंने जो बाइसेक्ट किया वो बराबर बराबर भागों में किया, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इट मीन्स ये भी हो गया, क्या हो गया कि जो AO है वो OD के बराबर है। देखिए ये रेशियो आपको देखना है कि जो AO है वो OD के बराबर है, जो OC है वो OB के बराबर है, ठीक है। ये रेखाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसे डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, क्या डाल दिया, समीकरण 1। अब यहां पर ये जो दो ट्राइंगल बने, एक AOD और एक क्या बना COB, ठीक है। तो यहां पे देखिए त्रिभुज OAD व त्रिभुज क्या बना COB, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है कि क्या इन रेखाओं का रेशियो समान है। तो देखिए रेशियो समान है ही, OA अपान OC बराबर क्या होगा, बराबर OD अपान OB, ठीक है, OD अपान OB। अब समीकरण ये 2 डाल दिया, ये 1 डाल दिया। समीकरण 1 व 2 से क्या है कि मतलब इन रेखाओं, ये रेखाएं हर जगह से क्या हैं, बराबर हैं। अब जब ये सभी रेखाएं बराबर हैं, और दूसरी बात क्या है सर, ये जो एंगल O है, ये अगर देखिए ये दो कोई बराबर रेखाएं आपस में काटती हैं तो ये जो एंगल बनता है आमने सामने के, ये बराबर होते हैं। अगर ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये मैंने मान लिया कि कितना है 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री होगा। यदि मैंने मान लिया कि ये 75 डिग्री एंगल है तो ये भी 75 डिग्री होगा। मीन्स ये होता है कि ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब सीधी रेखाएं आपस में काटती हैं तो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल O है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये क्या है, बराबर हैं। तो क्या होगा, एंगल AOD बराबर होगा एंगल COB के। ये क्या है, ये सर ये है क्या सर, ये है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब आगे ये है कि ये एंगल जो है इस वाले त्रिभुज में भी सेम है, इस वाले त्रिभुज में भी ठीक है, सेम है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि ये तो एंगल भाई सेम हो गया। अब क्या है ये कि ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा वो इस वाली भुजा के इक्वल है। कहने का मीन्स है कि जो OC है, OC बराबर है OD के, जो OC है ये OD के बराबर है, क्योंकि समान रेशियो है, समान अनुपात में काटती हैं। तो ये जो मतलब कहने का मीन्स है, ये दो रेखाएं जब समान होंगी तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाले क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब कोई त्रिभुज होता है, क्या होता है, कोई त्रिभुज होता है, आपको समझा देता हूं अच्छी तरह से। आपने पढ़ा है कि यदि कोई त्रिभुज होता है, देखिए इसे ही रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसका काम तो हो ही गया है कि जब कोई, क्या पढ़ा है कि जब कोई त्रिभुज में दो रेखाएं समान होती हैं तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी सर समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे आप ये थ्योरम अप्लाई करके सोचिए कि कौन से कोण तीसरी भुजा के साथ बन रहे हैं और वो कोण समान होंगे। एक बार सोचिए भाई, सोचिए तो सही एक बार। यहां पर यह है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है सर, ये कोई एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है सर। ऐसा मत बनाइए, ऐसा नहीं माँ बनाइए, जैसा फिगर में है वैसा ही बनाइए। चलिए ठीक है, ये है, ये क्या है सर, ये कोई एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं।
और ये एंगल आपको क्या मालूम है, ये एंगल मालूम है, ठीक है। अगर ये भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल आपको पता है, क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये तो इसके बराबर है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, आपस में बराबर होंगी, तो ये जो तीसरी भुजा है ये, तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर मैंने मान लिया ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। और ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट C है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट B है, और वो वाला पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट C है। मतलब ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये भुजा है कि ये भुजा इसके इक्वल है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जैसे ये एंगल बराबर हैं तो, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हैं, तो इट मीन्स ये हो गया सर, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सर 180 डिग्री होता है। देखिए हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। लोकल नहीं लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट O था, ये C है, B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, D है, और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, इनके दोनों, ये कोण इस कोण के क्या होता है सर, ये कोण इस कोण के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये है सर, यहां पर ये है कि सर, कि जैसे ये दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। और यहां पर यदि ये त्रिभुज बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। तो सर यदि ये कोई हमारी रेखा है, देखिए ध्यान से समझना, कहां पे समझाएं यार, तुम्हें समझाएं कहां पे, यहीं पे समझ लीजिए। यदि हम इस रेखा को क्या करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। इस रेखा को मिटा दिया मैंने, मान लिया कि ये कोई एक सीधी रेखा है, और ये डायरेक्ट रेखा अगर इसे काट रही है, सीधी रेखा इस सीधी रेखा पर काट रही है, तो इस पर ये क्या होगा सर, इस पर ये लंब होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये भी क्या होगा सर, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यदि ये 90 डिग्री का है और मैंने मान लिया कि ये इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि अगर ये कोण x है तो ये भी x होगा, और तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसके दो एंगल आपको पता है, मतलब दो भुज, एक एंगल पता है और दो भुजाएं, और आप मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इट मीन्स ये हो गया कि जो एंगल O हो गया, एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होता है। और एंगल O आपको मालूम है ये वाला कितना है सर, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C कितना है सर, एंगल C मैंने x माना है, एंगल B भी x माना है, तो x प्लस x बराबर, ये 90 डिग्री का मान रख देंगे, इधर माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा, यानी कि 2x बराबर कितना आया सर, 90 डिग्री आया। x बराबर कितना आया सर, 45 डिग्री आया, यानी कि x का मान 45 डिग्री आया। ये एंगल कितना आया, 45 डिग्री, और ये भी x है तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये भी 90 था, तो इसी तरह से ये भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये भी 45 डिग्री होगा। अब यहां पर आपको देख लेना है कि एंगल A जो है, ये एंगल A है, एंगल A कितना है, एंगल A भी 45 डिग्री, और एंगल C है, ये भी कितना है, 45 डिग्री है। तो एंगल A बराबर एंगल C कितना है, 45 डिग्री है। और यहाँ पे आपको देखना है कि जो एंगल B है ये एंगल D के इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल B कितना है, एंगल D के बराबर है, और ये भी कितना है, 45 डिग्री। तो कहने का मीन्स है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। तो यहाँ पर जब ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए तो क्या हो गए, और ये भुजा, ये भी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये भी, तो इट मीन्स ये हो गया कि एंगल A बराबर एंगल C और तथा एंगल B बराबर एंगल D, ठीक है, एंगल D। यहाँ पे आपको आपकी एक थ्योरम लगेगी, कौन सी थ्योरम लगेगी कि साइड एंगल साइड प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, ये मैंने प्रूफ किया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं। एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप इसका गर्दा उड़ाएंगे। भाई रफ कर देता हूं। अब अगला क्वेश्चन नंबर है गा, क्वेश्चन नंबर गा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी, ठीक है, यारी नहीं करेंगे। देखिए मान निकाल करके भी दिखा दिए आपको, मैंने ये भी बता दिया किस तरह से इक्वल है। भाई वादे के साथ कहता हूं कोई भी नहीं
करवाएगा, थ्योरम निकालेगा और थ्योरम निकाल करके करवा देगा। एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी मान निकाल के नहीं, इस तरह से सोल्व करके नहीं दिखा पाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत सी थ्योरमें यूज होती हैं, बच्चों के बस की बात नहीं है भाई। 50 रुपए के टीचर नहीं करवा पाएंगे। 50 रुपए के टीचर हैं जो 50 रुपए के टीचर हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, वो टीचर ये क्वेश्चन भाई इस तरह से नहीं सोल्व करवा पाएंगे भाई। आपको देखना ये है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में क्या है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। क्या है? दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर दी गई संख्या से, मतलब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो क्या कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या है, क्वेश्चन नंबर ग है, इसका भी गर्दा उड़ा देना, ठीक है। थोड़ी क्या करता हूं, इंक का इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है भाई, क्योंकि इंक नहीं रही है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो भाई देखिए ये होता है, इस तरह से क्या होता है, आप अगर क्वेश्चन लगाओगे तो गर्दा उड़ा सकते हो भाई, और नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, बस आपको क्या करना है कि न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 दे रखा है। तो यहां पे लिखना है कि माना पहली संख्या, दो अंकों की संख्या है, तो पहली नहीं, आप मान लीजिए माना इकाई का अंक x है, क्योंकि दो अंक हैं। तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए माना इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक कितना है, बराबर x है, ढाई का अंक बराबर y है, ढाई का अंक बराबर y है। तो दो अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी सर, दो अंकों से जो बनी संख्या होगी वो सर क्या हो जाएगी कि इकाई का अंक x है तो x हो जाएगा, ढाई का अंक y है तो ढाई के स्थान पर y हो जाएगा। अब देखिए यहां पर होता यह है कि इसे क्या लिखते हैं, 10y प्लस x कैसे लिखते हैं, देखिए आपको बताएं। जैसे ये y(x) है, ये x क्या है सर, ये इकाई का स्थान है, ये y क्या है सर, ये ढाई का स्थान है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि सर जो इकाई होता है, ये इकाई मतलब एक का स्थान होता है, इकाई के स्थान पर क्या होता है, एक आता है, और ढाई के स्थान पर 10 आता है। ये चीज तो आपको मालूम है, ये तो इकाई है, इकाई के स्थान पर क्या आता है सर, एक आता है, और इकाई के स्थान पर है कितना सर, x है। प्लस लगाना सर, ढाई के स्थान पर y है, और ढाई कितने का होता है सर, 10 का होता है, तो 10 गुणा y, ठीक है। तो 10 गुणा y तो 10y प्लस x, इस तरह से ये आता है, वही मैंने लिख दिया, कोई नई बात नहीं कर दी। टीचर्स लोग आपसे कहते हैं कि ये 3 लाइनें रट लेना, भाई रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खेल समझने का है भाई। मैथ में रटा नहीं जाता है कुछ, रटने वाले मुंह के बल गिरते हैं, मार्क्स नहीं हासिल कर पाते हैं। यहां पर क्या करना है, आपको गर्दा उड़ाना है। आगे देखिए, दो अंकों की एक संख्या है, ये दो अंकों से बनी संख्या, कह रहा है कि संख्या के अंकों का जो योग है, यानी जो y(x) है, अगर इसे हम इस तरह कर दें, y प्लस x कर दें, इन्हें जोड़ दें, तो ये कितना हो जाता है कि ये 12 हो जाता है। मतलब ऐसी संख्या लानी है कि इसके जैसे यहां पर मैंने मान लिया, यहां पर कितना कर दें, y का मान अगर मान लें 7 है, या फिर y का मान लें 5 है, कितना है 5 है, और x का मान 7 मान लें, तो कितना हो जाएगा 7 5 12। मतलब इस तरह के x और y के मान होने चाहिए कि जैसे कोई संख्या अगर 57 है या 75 है, इन दोनों में से एक ही संख्या आएगी, 100% वादे के साथ कहता हूं, क्योंकि इन्हीं के अंकों का योग क्या है, 12 है, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, और इधर ये 7 5 12 हो गया, ठीक है। तो ये अंक क्या हैं, जिनके अंकों का योग 12 है, तो इस तरह इनके अंकों का योग 12 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि कह रहा है कि संख्याओं के जो अंकों का योग है वो कितना है, वो 12 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मीन्स होता है कि प्रश्न बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई या y प्लस एक्स बराबर 12, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देना है कि इनके अंकों का योग 12। कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। कह रहा है कि यदि हम इसके अंकों का स्थान बदल दें, ये 10y प्लस, ये क्या है 10y प्लस एक्स, क्या कर दें सर, इसके अंकों का स्थान बदल लें, क्या कर दें, अंकों का स्थान बदल लें, तो क्या इसके अंकों का स्थान बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई,
तो ये क्या हो जाता है, ये 18 यदि इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो ये 18 अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है। तो इससे अगर हम 18 माइनस कर दें, घटा दें, तो ये इस संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 18 अधिक हो जाती है तो 18 घटा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये कितना है सर, यहाँ पर 10x है, तो यहाँ पर ये इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, ये माइनस का 10y हो जाएगा, तो यहाँ पर 9x माइनस का 9y, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का भाग जा रहा है, दे दीजिए, तो x माइनस का y बराबर 9 दूनी 18, यानी कि इसे इक्वेशन 2 डाल देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समीकरण 1/2 से, तो यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 बाद समीकरण 2 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 को हल करने पर, ठीक है, एक क्या है सर, x प्लस वाई बराबर 12 है, और दूसरा क्या है सर, x माइनस का y बराबर कितना है सर, 2 है। यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, जब जोड़ने पर, यहाँ पर लिखना जोड़ने पर, जब आप इसे जोड़ोगे तो क्या होगा, तो y से y कैंसिल, यहाँ पर x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 14 हो जाएगा, x बराबर 14/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 सत्ते 14, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आया सर, 7 आया। मैंने बताया था यह 57, यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा था, मैंने कहा 75 या 57 में से दोनों में से एक ही संख्या आएगी, क्योंकि इन्हीं के अंकों का योग कितना था, 12 था। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, x यानी कि ये y का मान है, ये x का मान है 7, ठीक है, और y का मान आपको ज्ञात करना है, y का मान आपको ज्ञात करना है कितना आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि इसका भी क्या हो गया, खेल खत्म हो गया, संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है कि जो x का मान है, इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो x का मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूं आज। तो समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, y का मान ज्ञात कर लेंगे। x माइनस का y बराबर कितना था सर, 2 था, x का मान 7 है, तो x के स्थान पर 7 रख दिया, बराबर 2 रख दिया। यहाँ पर ये 2 है, पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा सर 7 माइनस 2, माइनस का y इधर जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा, y बराबर 5 आया। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि ये संख्या जो आपने yx मानी थी, कितनी मानी थी, yx मानी थी, तो यहाँ पर x का मान 7 आया, इसके स्थान पर 7 रख दीजिए, y का मान 5 आया, इसके स्थान पर 5 रख दीजिए। देखिए संख्या कितनी बनी, 57 बनी। अब इसके अंकों को जोड़िए, तो y प्लस x कितना आना चाहिए था, x प्लस y 12 आना चाहिए, तो 7 प्लस 5 बराबर 12 है ना। आप देखिए अंकों को जोड़कर देख लीजिए, 5 प्लस 7 बराबर 12 है। ठीक है, और अंकों का अंतर x माइनस y बराबर 2 है, तो x का मान कितना है, 7 में से 5 को घटाइए, 2 आएगा, 7। देखिए यहां पर देख लीजिए, x प्लस वाई, x का मान कितना है, x का मान 7 है सर, y का मान 5 है, जोड़ दीजिए 12 आया। यहां पर देखिए सर x का मान 7 है, y का मान 5 है, घटा दीजिए 2 आया, इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, ये बस सिद्ध हो गया। समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मतलब चेक करने की ट्रिक है, आपको देखना है कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को देख सकते हो और ये ज्ञात कर सकते हो कि मेरे द्वारा जो लगाया गया क्वेश्चन है क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन चेक करोगे। तो अब देखिए आगे आते हैं क्या करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर ABC क्या है, सर ABC त्रिभुज के अंतः कोण हों। ABC ये 2 कोण हैं किसी त्रिभुज के, ये अंतः कोण है, क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि cos B प्लस C बराबर माइनस का cos है। ठीक है, इंक भाई थोड़ा इंक का इस्तेमाल किए ले रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए विदाउट इंक तो कुछ होना नहीं है, पढ़ाते रहेंगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो फिर क्या पढ़ाने से फायदा है, नहीं। तो फिर अब क्वेश्चन नंबर है घा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर घा किस तरह से आप लोग लगाएंगे और समझेंगे। ठीक है, तो वही आपको मैं बताने वाला हूं कि क्वेश्चन नंबर घा किस तरह से आप लोग लगाएंगे और समझेंगे। ठीक है, बस वही उपयोग, वही कंटेंट, वही सब कुछ आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। यहां पे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर घा।
यहाँ पे लिख लेना है। जो क्वेश्चन नंबर है वो कह रहा है कि ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण है तो सिद्ध करना है cos B + C बराबर माइनस का cos A। देखिए आपको मालूम होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। और सर त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण ABC होते हैं तो A + B + C बराबर 180 डिग्री हो गया। अगर यहां से हमें क्या करना है, B + C लेना है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए B + C बराबर माइनस का cos है। ये माइनस cos है, क्या है? माइनस का cos है, ठीक है। तो यहां पर देखिए B + C आपको इधर ही रखना है, इस तरह से बराबर। ये कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री माइनस का A हो जाएगा। यहां पर करना क्या है सर? दोनों पक्षों में cos लेना है। क्या लेना है? दोनों पक्षों में cos लेने पर, जब हम दोनों पक्षों में क्या लेंगे, cos ले लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? जब हम दोनों पक्षों में सर cos लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सर हो जाएगा cos B + C। क्या हो जाएगा? cos B + C बराबर हो जाएगा सर cos 180 डिग्री माइनस का A। और आपको मालूम होना चाहिए कि cos 180 डिग्री माइनस A क्या होता है। देखिए आपको बता देता हूं, ये क्या है सर? ये x एक्सिस है। ये क्या है सर? ये y एक्सिस है, ठीक है सर। यहाँ पे कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है सर, 720 डिग्री होता है, ठीक है। 360 900 यानी कि 36 720 हो सकता है। 720 तो यहाँ पे नहीं आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा भाई? हाँ आएगा 720 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आता है सर? यहाँ पे 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। और कितना आएगा? चलिए 90 डिग्री ही मान लीजिए, क्या इतना ही लिख लीजिए, इतना ही काफी है। यहाँ पे सर 90 डिग्री आता है सर, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब यहाँ पे 180 डिग्री होता है और कितना होगा सर? 180 डिग्री के बाद यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे सर 270 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा? 200। आपको ये मालूम है कि 90 डिग्री 270 डिग्री में cos के मान चेंज होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। देखिए क्या होता है सर? ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सर साइन कोसेक होते हैं, साइन और कोसेक होते हैं। यहाँ पर सर टेन कोट पॉजिटिव होते हैं, टेन कोट होते हैं। यहाँ पर सर कोस सेक होता है। क्या होता है? कोस सेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस का A है, तो माइनस का A ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऊपर, यानी कि साइन कोस में, ठीक है। और ऐसे 180 डिग्री में 90 और 70 में कोस का साइन होगा, साइन का कोस होगा, लेकिन 80 डिग्री है तो नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर ये साइन कोस पॉजिटिव होते हैं, बकाया सब नेगेटिव होते हैं, तो इट मीन से नेगेटिव माइनस का कोस A आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या था सर? cos B + C बराबर सिद्ध करना था माइनस का cos A, सिद्ध हो गया। तो ये थी आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और इसी तरह उड़ाते हुए गर्दे के साथ मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कंटेंट दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह उड़ाते हुए गर्दे के साथ। बाय बाय, टेक केयर।